हेलो एवरीवन, मॉडर्न इंडिया के इस सीरीज में आपका अगेन स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे भारत में प्रेस विकास की। ठीक है। जैसा कि समाचार पत्रों का अधिनियम 1799 फ्रांसीसी आक्रमण के भय से वेलेजली ने इसको पारित किया था। ठीक है। और सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया था। और इस अधिनियम के द्वारा सभी समाचार पत्रों के लिए आवश्यक कर दिया गया कि वे अपने स्वामी या संपादक का नाम स्पष्ट रूप से लिखें और प्रकाशन से पूर्व सरकार के सचिव के पास पूर्व जांच के लिए समाचार पत्रों को भेजना अनिवार्य कर दिया था। इसके अलावा अनुज्ञप्ति नियम 1823 की बात करें तो गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने इसे पास किया था। इसमें नियम था कि बिना अनुमति लिए प्रेस की स्थापना करना या उसका प्रयोग करना अपराध माना गया था। ठीक है। ये ज्यादातर भारतीय भाषा पे लागू था। फिर इसके बाद आता है प्रेस अधिनियम या मेटकाफ अधिनियम 1835। गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकाफ ने भारतीय प्रेस के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण अपनाया था। ठीक है। 1823 में अनुज्ञप्ति नियमों को रद्द कर दिया था इन्होंने। ठीक है। और इस प्रयास के कारण मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता की संज्ञा दी गई थी। इसके बाद आता है पुनः अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857। 1857 के विद्रोह से उत्पन्न हुई आपातकालीन स्थिति को निपटने के लिए इसे लाया गया था। समाचार के साथ पुस्तक, पत्रिका, जर्नल और अन्य प्रकाशित सामग्री पर प्रतिबंध लगाया गया था इसके द्वारा। इसके बाद आता है पंजीकरण अधिनियम 1867। इस अधिनियम द्वारा मेटकाफ के नियम को परिवर्तित कर दिया गया। अधिनियम का उद्देश्य प्रेस एवं समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना नहीं था, अपितु आवश्यक बना दिया गया कि सामग्री पर प्रकाशक तथा स्थान के नाम का उल्लेख होना अनिवार्य रहेगा। इसके अतिरिक्त प्रकाशन के 1 माह के अंदर पुस्तक की एक निःशुल्क कॉपी स्थानीय सरकार को देना आवश्यक बना दिया गया था इस अधिनियम के द्वारा। फिर इसके बाद लाया जाता है वर्नाकुलर एक्ट 1878। उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना, राष्ट्रद्रोह लेखों को दबाना, ऐसे प्रयास के लिए समाचार पत्रों को दंडित करना इसमें प्रावधान था। इस अधिनियम द्वारा एक बंधन पत्र में यह प्रावधान था कि प्रकाशक या मुद्रिक ऐसी कोई भी सामग्री प्रकाशित नहीं करेंगे जिससे सरकार के विरुद्ध असंतोष भड़के। इसके अलावा देशी भाषा का कोई समाचार पत्र इस अधिनियम की कार्रवाई से बचना चाहता है तो उसे पहले अपने पत्र की एक प्रमाण पत्र सरकारी जांच के लिए देनी होगी। इस अधिनियम को दोस्तों मुंहबंदी करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। ठीक है। इस अधिनियम के तहत भारत के मिहिर, सोम प्रकाश, सहचर, ढाका प्रकाश आदि के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। संयोग से इस अधिनियम की कार्रवाई से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी समाचार में परिवर्तित हो गई थी। 1882 में उदारवादी गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने इसे रद्द कर दिया था इस अधिनियम को। फिर इसके बाद आता है समाचार पत्र अधिनियम 1908। इसका उद्देश्य था उग्रवादी राष्ट्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना। दंडनायकों को अधिकार दिया गया कि समाचार पत्र की समाप्ति व लाइसेंस को जब्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910। इस अधिनियम के अनुसार स्थानीय सरकार किसी समाचार पत्र के प्रकाशन या लाइसेंस के स्वामी से पंजीकरण जमानत मांग सकती थी। इस पंजीकरण जमानत की न्यूनतम राशि 500, अधिकतम 2000 थी। इसके अतिरिक्त सरकार को जमानत जब्त, पंजीकरण को रद्द करने का भी अधिकार था। इस अधिनियम के तहत दोबारा पंजीकरण के लिए 1000 और अधिकतम 10,000 का प्रावधान था। ठीक है। वहीं प्रेस की स्वतंत्रता को बचाने के लिए प्रारंभिक राष्ट्रवादियों द्वारा किए गए प्रयासों की बात करें तो हिंदू एवं स्वदेश मित्र सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा प्रकाशित होती थी। वहीं द बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी करते थे। अमृत बाजार शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष इनके द्वारा प्रकाशित होती थी। इसके अलावा इंडियन मिरर एन एनसेन के द्वारा, इसके अलावा केसरी मराठी में, मराठा अंग्रेजी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित होती थी। वहीं सुधारक की बात करें तो गोपाल गणेश अगरकर इसे प्रकाशित करते थे। वहीं हिंदुस्तानी एवं एडवोकेट जीपी वर्मा द्वारा प्रकाशित होती थी। वहीं अन्य समाचार पत्रों की बात करें तो इसमें ट्रिब्यून, गुजराती, हिंदू प्रकाश, ध्यान प्रकाश, सोम प्रकाश, बग निवासी, साधारणी बंगाल में उल्लेखनीय थी। ठीक है। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। धन्यवाद।